हाँ, आपने लिखवाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो सर हाँ प्रोकैरियोट में नहीं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है ना सर? कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता प्रोकैरियोट में। जी सर। तो फिर सर प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला भी होते हैं जो एटीपी को कंज्यूम करके रोटेट करते हैं। तो राइट सर राइट। फिर प्रोकैरियोट्स में एटीपी प्रोड्यूस कौन करता है? ठीक है, गुड गुड गुड। देखो सही क्वेश्चन पूछा। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, चलो फिजियोलॉजी में हालांकि मैं बताता फिर बता देता हूँ आपको। होता यूं है कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था कि 2 लेयर पाई जाती है ना। अरे क्या बन रहा है भैया, देखिए जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर्स पाई जाती हैं। एक इनर वाली लेयर जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। अब आखिर इसके ऊपर मैंने बताया था कि एक F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, इनको ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, जो लॉलीपॉप की तरह होते हैं, और इन्हीं के ऊपर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी बनती कैसे आखिर? तो होता यूं है, तब तक मोटा मोटी समझ लीजिए, होता यूं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर आते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ पंप हो जाते हैं। लगातार हाइड्रोजन आयन के पंप होने की वजह से जो पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये वाला स्पेस, और नीचे यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स और इस स्पेस के बीच में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट हो जाने की वजह से अब होता क्या है, अच्छा ये पूरी की पूरी जो पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन है, ये हाइड्रोजन के लिए इम्परमेबल है। मतलब हाइड्रोजन आयन जा तो सकते हैं पंप के थ्रू, लेकिन वापस नहीं आ सकते। हाइड्रोजन आयन के पास लीक होने का एक ही तरीका है, वो यही तरीका। कहां से? F1 पार्टिकल के थ्रू। तो हाइड्रोजन आयन यहां से लीक होते हैं। जब हाइड्रोजन आयन लीक होते हैं तो इनके लीक होने की वजह से रिवॉल्व करना शुरू करता है, ये घूमना शुरू करता है। घूमने की वजह से एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये फंडा हो गया। तो कुल मिलाकर के हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सॉरी एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हाइड्रोजन आयन के लीक होने की वजह से। अब वैसे ही क्या होता है यस कि सर। ऐसा ही एक अरेंजमेंट पाया जाता है यहाँ पे। यहाँ पर ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी क्या हो गया, ये हमारा हो गया ब्लिफेरोप्लास्ट, और ये से सॉफ्ट जुड़ी होती है। ऐसे यहाँ पर होता है, हाइड्रोजन आयन मेम्ब्रेन के थ्रू लीक करते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन के मेम्ब्रेन के की तरह लीक होने की वजह से, तो जब हाइड्रोजन आयन मेम्ब्रेन की तरह लीक करते हैं, तो लीक होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन होते हैं, ये इनके मेम्ब्रेन में ही हो जाते हैं फंक्शन, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है। क्लियर है? यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। तो ठीक, चला जाए फिर आगे चला जाए। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना क्या था, क्या पढ़ना था मैं जरा देख, मैंने ये आपको पढ़ा दिया था। तो ये हो गया था, ये भी हो गया था, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था। F1 पार्टिकल मैंने आपको बता ही दिए थे, है ना। और हाँ ये भी बता दिया था मैंने, राइबोसोम बता दिया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी पाए जाते, बताया, लिखाया था क्या एक पॉइंट? सर। यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। तो ओके, अब हमें प्लास्टिड पढ़ने थे ना, और मुझे क्लोरोप्लास्ट पढ़ाना था, ठीक है। तो चलो पहले प्लास्टिड बता देता हूँ इन जनरल प्लास्टिड के बारे में, फिर क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाता हूँ। चलो सब लोग आ गए ना, और सब लोग आ गए, ठीक है। देखिए होता यूं है कि प्लास्टिड्स 3 तरह के पाए जाते हैं, आपने पढ़ भी रखा होगा। प्लास्टिड्स 3 कैटेगरी के पाए जाते हैं। अब देखो ये 3 कैटेगरी के प्लास्टिड्स कौन कौन होते हैं। तो और ये प्लांट में ही पाए जाते हैं, आप सबको पता है, तो बड़ी बेसिक सी बात है। एनिमल सेल में नहीं पाए। तो एक तो होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट, दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो ये तीनों देखने में एक ही जैसे दिखाई देते हैं, रग्बी की बॉल के जैसे, मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक तीनों के सेम होते हैं, तीनों दिखाई एक ही जगह देते हैं, लेकिन तीनों का फंक्शन एक्चुअली अलग अलग होता है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है ना, दे आर फाउंड इन ग्रीन पार्ट।
तो ग्रीन पार्ट में पाए जाते हैं, सभी प्लांट के ग्रीन पार्ट में पाए जाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल, तो इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, इसको हम क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट वो कोई भी नेचुरल डाई होती है जो कलर देने का काम करती है, तो उसको हम पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट इज एनी नेचुरल डाई विच गिव्स कलर, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट पाया जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना इनका फंक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस। तो किसी भी प्लांट के ग्रीन पार्ट में पाए जाते हैं, वो चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, या कोई सा भी पार्ट होता है ना, इवन कैलेक्स जैसे होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल कलर्ड पार्ट एक्सेप्ट ग्रीन, क्योंकि ग्रीन कलर देने का काम करता है क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन को छोड़ करके बाकी जितने कलर होते हैं, तो ये काम गिव कलर टू फ्लावर, फूलों को रंग देते हैं, फ्रूट्स को कलर देते हैं। अब फ्रूट्स लाल पीले हरे नीले जो भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को कलर देते हैं, फ्लावर को, फ्रूट्स को। एंड कलर्ड लीफ, ठीक है, कुछ प्लांट में कलर्ड लीव्स पाई जाती है, उनको भी कलर देने का काम क्रोमोप्लास्ट करते हैं, ठीक है। और ये पाए कहा जाते हैं? दे आर फाउंड इन फ्लावर और फ्रूट, वही ऊपर फ्लावर और फ्रूट में पाए जाते हैं ना, क्योंकि उन्हीं को कलर देने का काम करते हैं। आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है कि ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस, पहली बात। तो ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस मतलब होने का मतलब क्या हुआ? नो पिगमेंट, किसी भी तरह का पिगमेंट नहीं पाया जाता है, नहीं पिगमेंट। फंक्शन क्या होता है? दे स्टोर फूड, ये फूड स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे कि सीड में पाए जाते हैं, तो सीड में पाए जाएंगे, क्या स्टोर करेंगे? दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसे पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट किसमें स्टोर है? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर है ना, ठीक है। दूसरा, ऑयल स्टोर करने का काम करते हैं। पल्सेस में प्रोटीन स्टोर करने का काम करते हैं। तो किसी भी तरह से फूड स्टोरेज करने का काम करते हैं। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, इसका एग्जांपल क्या है? देयर आर नंबर ऑफ द पिगमेंट, हजारों तरह के कलर होते हैं, हजारों तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कैरेट को जो केसरिया रंग देता है, दैट इज कैरोटिनॉइड। तो कैरोटिनॉइड क्या है? एक तरह का पिगमेंट है। तो कैरोटिनॉइड कैसा? कैरेट रेड, मतलब जो सैफरन वाला कलर होता है, वो देने का काम करता है, ठीक है ना। इसी तरह सा एक होता है और पिगमेंट, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। ये येलो कलर जैसे पपीते का कलर होता है, पपीते का येलो कलर ज़ैंथोफिल की वजह से होता है। मैंगो जब ग्रीन होता है, तो ग्रीन उसका जो ऊपर वाला छिलका होता है ना, पेरिकार्प वाला पार्ट होता है, तो इस छिलके में पहले वो ग्रीन होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बाद में क्या होता है, जब वो पक जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोफिल के अंदर जो मौजूद पिगमेंट है, वो पिगमेंट क्या है? दैट पिगमेंट इज एक्चुअली क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ज़ैंथोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो मुझे अब एक क्वेश्चन बताएं आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले जो टोमेटो और चिल्ली दोनों लाल एक ही जैसे होते हैं, टोमेटो और चिल्ली। तो टोमेटो और चिली पहले क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। तो दोनों में ग्रीन कलर में मतलब क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और उसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट है। फिर वो रेड हो जाते हैं पक करके। तो जब पक जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्रीन से रेड हो जाते हैं। रेड कलर देने वाला पिगमेंट उनमें कौन सा पाया जाता है? दैट इज माय क्वेश्चन। अगर इनडायरेक्ट पूछा, हाँ, कौन सा? इराइथ्रिन। हाँ, केरेटिन, इराइथ्रिन। नहीं समझ आ रहा। इरेथ्रिन क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? इरेथ्रिन? यस सर। नहीं, इरेथ्रिन नहीं होता। वो तो लोअर प्लांट में पाया जाता है। वो पिगमेंट है लाइकोपीन, ये नोट कर लो, लाइकोपीन। नोट कर लिया भाई लोगों? सर, ये आपने टोमेटो और चिली का क्या बताया? एक और बार बता दीजिए प्लीज। मैंने वो बेटा ये बताया कि जब टोमेटो जो होता है ना, टोमेटो और चिली, ये दोनों पहले ग्रीन होते हैं। तो इनमें ग्रीन कलर देने वाला जो प्लास्टिड पाया जाता है, वो तो क्लोरोप्लास्ट है।
ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट जो पाया जाता है वो है क्लोरोफिल। बाद में जब दोनों पक जाते हैं तो टोमेटो रेड हो जाता है और चिल्ली भी रेड हो जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट उसमें जो पाए जाते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन मेरा यह था कि क्लोरोफिल किस चीज में कन्वर्ट होता है? तो क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है लाइकोपीन में। ये लाइकोपीन, ये डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको रेड कलर देने वाला जो पिगमेंट है दैट इज लाइकोपीन। ओके, थैंक यू सर। सर वो क्या लिखा है आपने क्रोमोप्लास्ट में ऑल कलर्ड पार्ट एक्सेप्ट ग्रीन। सर जी बताइए। जैसे जो चिली होती है वो आपने कहा पहले ग्रीन होती है तो बाद में रेड हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चिलीज तो ऐसी होती है जो ग्रीन ही रहती है, तो उनमें लाइकोपीन काम नहीं करता? उनमें उनमें लाइक किसमें फिर से बताओ क्या कर जाता? जो ग्रीन होती हैं जो चिलीज। हाँ ना उनमें लाइकोपीन नहीं होता। हाँ, वो क्लोरोफिल ही होता है। ठीक है मैत्री, तुमने लाइकोपीन बताया तुमने? आज आवाज नहीं आ रही मैत्री की। हेलो सर। हाँ जी बताइए मैत्री, आपने बताया था लाइकोपीन? हाँ सर, कब का बता दिया था सर, चैट में बताया था मैंने। अरे मैं थोड़ा लिखने में और बताने में फोकस था, मैं देख नहीं क्षमा चाहता हूँ मैं। अरे सर ठीक है सर। अच्छा ठीक है चलो नेक्स्ट टाइम जरूर देखूंगा। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और पूछा, चलो ठीक है अब ये क्वेश्चन बता दो, छोड़ो चैट बॉक्स भी खुला हुआ। ये चिली जो ये होता है तीखा होता है ना? तो चिली तीखा किसकी वजह से होता है? किस कौन सा कंपाउंड पाया जाता है उसमें? जल्दी बताओ बिना देखे। कैप्सिन। सर आपने चिली बोला। जी चिली में कैप्सिन पाया जाता है जो कि उसको तीखा बनाता है। ठीक है ये कंपोनेंट। ठीक है भाई हो गया, आगे चला जाए। डन। नो सर यस सर। जल्दी जल्दी करो, आज सेल बायोलॉजी वाला खत्म करना है ये चैप्टर। डन ठीक है। सर डन। चलिए नोट कीजिए। प्लास्टिड्स, हाँ नोट करो प्लास्टिड में। The term plastid was introduced by the term plastid was introduced by अर्नेस्ट हैकेल। नाम तो सुना होगा ना? यस अर्नेस्ट सर। यस हैकेल। सर। क्या और क्या किया था इन्होंने? बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। जल्दी बताओ क्या किया था? स्पीशीज का नाम दिया। स्पीशीज का नाम दिया था। स्पीशीज का नाम दिया था ना? अरे भाई प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये कहा था याद है? दैट इज क्वेश्चन। प्रोटोप्लाज्म इज यस फिजिकल सर। बेसिस ऑफ लाइफ। प्लास्टिड्स नोट करेंगे, अर्नेस्ट हैकेल। प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली मतलब क्या हुआ? सर दे इनमें हैव डीएनए। डीएनए पाया जाता है। सर राइट, डीएनए पाएगा और ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। यस सर। प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली
having DNA. शुरू से रिपीट कर दीजिए प्लीज। Plastids are semi-autonomous. Plastids are सर आपने क्या बोला ई हैकल के बारे में? autonomous organelle and they have DNA. They can replicate, they can divide like mitochondria. सर ऑर्गेनेली की बात क्या थी? Plastid, semi-autonomous organelle, they have DNA and they can divide. सर डिवाइड ठीक के है? बाद भी तो आपने कुछ बोला था ना? नहीं, they can divide like सर, आपने mitochondria. mitochondria. They can divide like सर- mitochondria. अरे लिखो सर आपने हाँ। ई हैकल के बारे में क्या बोला? अर्नेस्ट हैकेल ने एक स्टेटमेंट दिया था, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। मतलब अगर प्रोटोप्लाज्म है किसी चीज में तो जिंदा है, और अगर नहीं है तो जिंदा नहीं है। ठीक है, अब जितने तीनों तरह के प्लास्टिड जिससे एराइज होते हैं, इनका जो प्रिकर्सर है वो प्रिकर्सर है प्रोप्लास्टिड्स। तो नोट करेंगे, प्रोप्लास्टिड्स। सर आपने डिवाइड की बात क्या All बोली? plastids, they can divide like mitochondria. They can divide like mitochondria. मेरी आवाज साफ आ रही है नहीं आ रही, ये बताओ तुम लोग। यस सर। Clear आ रही है? Yes, sir. They can divide like mitochondria. ठीक है, all three plastids arise from a colorless precursor प्रोप्लास्टिड। प्रिकर्सर समझते हो ना आप लोग? आपने कलरलेस बोला ना? हाँ, कलरलेस प्रिकर्सर प्रोप्लास्टिड्स। ठीक है भाई सर जी। सर अगर ये खुद कलरलेस होता है तो ये क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को कैसे कलर दे सकता है? वो एक्चुअली क्या, पहले ये प्रिकर्सर होते हैं, कलरलेस होते हैं, फिर जब इनमें डिफरेंशिएशन होता है तो इनमें प्लास्टिड का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो क्रोमोप्लास्ट अगर ग्रीन कलर के प्लास्टिड का फिर हो जाता है, और बाकी कलर के प्लास्टिड का तो बाद में होता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब बनते हैं तो कलरलेस होते हैं। ठीक है ओके सर जी। सर टोमेटो में सर टार्टरिक एसिड ही तो होता है सर। ऑक्जेलिक एसिड होता है भाई। सर टार्टरिक होता है टार्टरिक शायद। इमली में होता है। अरे वो खट्टे वाले में कहीं पे दिया होगा, देखो जो स्टार्टिंग में जो खट्टा होता है ना। इमली में, टैमरिंड में होता है। हाँ, टैमरिंड में होता है, टैमरिंड में होता है, ग्रेप में होता है, और टोमेटो, कच्चे टोमेटो में होता है। जो पका वाला होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। देखो इसीलिए जब पथरी हो जाती है ना किसी के, स्टोन, तो डॉक्टर मना करता है कि टोमेटो नहीं खाना तुमको। रीजन ये होता है कि उसमें ऑक्जेलिक एसिड हाई अमाउंट में पाया जाता है, और वही ऑक्जेलिक एसिड जाकर के कैल्शियम से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है, और पथरी जो बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो डॉक्टर इसीलिए मना करता है कि आपको टमाटर नहीं खाना है और ब्रिंजल नहीं खाना है, ये रीजन। सर तो उसकी स्वीटनेस का रिजल्ट ऑक्जेलिक एसिड से होता है, उसकी बिटरनेस का होता है टार्टरिक से ना? हाँ, वो जो मैंने बोला ना, जो कच्चा वाला टोमेटो होता है ना, कच्चा आम, कच्चा टोमेटो, हाँ सर, जो खट्टा सा होता है। हाँ वो ग्रेप, ये जब तीनों कच्चे होते हैं ना तो इनमें तीनों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जो इनको खट्टापन देता है। अब बाद में फिर तीनों में अलग अलग, अब इसमें ऑक्जेलिक में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मैंगो होता है उसमें भी ये मैलिक में कन्वर्ट हो जाता है ना। यस सर। ये होता है। तो ब्रिंजल को क्यों मना करते हैं? उसमें भी होता है ऑक्जेलिक एसिड। सब भाई भाई हैं, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं सब। देखो ना, टोमेटो का, चिली का और इसका, तीनों के बीज एक जैसे होते हैं कि नहीं, ब्रिंजल के? यस सर। क्योंकि तीनों भाई भाई हैं, सब सोलेनेसी के मेंबर हैं।
यस सर, इसीलिए मेरा भाई नहीं खाता है, उसके स्टोन है सर। क्योंकि उनमें ऑक्सिलरी एसिड पाया था, वो स्टोन को बढ़ा देते हैं। यस ओके, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट पे आ जाते हैं, है ना। तो अब पहले क्लोरोप्लास्ट पढ़ा देता हूँ। वेट, अब मुझे वो डायग्राम शेयर करने दो। लेट मी चेक डायग्राम है कि नहीं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दिखा क्लोरोप्लास्ट। यस सर। यस सर, दिखा। यस सर। अब क्लोरोप्लास्ट में ये आपको पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपको बताया था कि वो फोटोसिंथेटिक लैमेला वो ग्रेना में अरेंज नहीं होते। अब देखो क्या है कि ये जो आपको एक सिंगल दिखाई दे रहा है, इसको हम ग्रेनम कहते हैं, और ये बहुत सारे मिलकर के ग्रेना कहलाते हैं, है ना। और ये ग्रेनम जो है ना, ये एक जो ढेर इसको ग्रेनम कहते हैं, एक पाइल जो इसको ग्रेनम कह रहे हो, और सभी को मिला के ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम इज सिंगुलर, है ना, सिंगुलर। और ये जो ग्रेना होते हैं, ये जिन छोटे छोटे सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स के बने हैं, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, these coin like structures they are called thylakoid। ठीक है, इनको हम थैलाक्वाइड कहते हैं। तो बहुत सारे थैलाक्वाइड एक पाइलअप हो जाते हैं, एक ढेर में इकट्ठा हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रेना कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और बहुत पूरे ग्रेना को मिलाकर के, ग्रेनम को मिलाकर के ग्रेना कहते हैं। ठीक है, इट्स लैटिन। तो अब देखिए थैलाक्वाइड के अंदर ये जो खाली जगह है, स्पेस, इसको अपन ल्यूमेन बोल रहे हैं ना। तो इस ल्यूमेन के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो सही, लुमेन किसे बोलते हैं? ल्यूमेन मतलब किसी भी खाली जगह को ल्यूमेन बोलते हैं, है ना। जैसे आपका पेन है, पेन के अंदर जहां इंक भरी है ना, उस स्पेस को अपन ल्यूमेन बोलते हैं, उसके लिए टर्म ल्यूमेन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब उसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया था, क्लोरोप्लास्ट किसका कंपाउंड है? क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली मैग्नीशियम का कंपाउंड, मैग्नीशियम कंपाउंड। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट होता कैसा है, क्लोरोप्लास्ट में सेंटर में एक मैग्नीशियम पाया जाता है, और मैग्नीशियम के साथ में यहाँ पे इस तरफ रिंग जुड़ी हुई होती हैं। ये जो रिंग बनी होती हैं इस तरह की, ये 4 रिंग बनी होती हैं, इनको हम पाइरोल रिंग कहते हैं, पाइरोल रिंग। ठीक है, ये पाइरोल रिंग होती है, और इसी पाइरोल रिंग के साथ एक लंबी सी इस तरह से यहाँ पर 34 कार्बन की बनी हुई एक एल्किल ग्रुप की जो चेन होती है, तो एक कार्बन चेन जुड़ी होती है, और बीच में सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, दिस इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सेंट्रल मॉलिक्यूल हो गया, ये 4 पाइरोल की रिंग हो गई, और पाइरोल रिंग के साथ में 34 कार्बन की एक चेन पाई जाती है। दैट्स हाउ इट इज मेड अप ऑफ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट, है ना। 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक ये आपकी जो दिख रही है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी जो दिख रही है इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसी के अंदर एक डीएनए का स्ट्रक्चर पाया जाता है। डीएनए जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है, ये बिल्कुल बैक्टीरिया के डीएनए से मैच करता है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया किसी टाइम पीरियड में किसी यूकेरियोटिक सेल के अंदर चला गया होगा, बाद में इसने उस यूकेरियोटिक के साथ में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया होगा, और ये क्लोरोप्लास्ट आगे चल के बना, और इसने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। दैट्स हाउ फोटोसिंथेटिक यूकेरियोटिक सेल हैव बीन ओरिजिनेटेड। ठीक है, अब ये कैसा डीएनए होता है, दिस इज सिंगल, दिस सर्कुलर, है ना। तो सिंगल और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जो कि कैसा है, ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस है, मतलब खुद से ये रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। सर इसका इसके भी अपना अंदर, ही डीएनए होता है? हाँ सर इसका अपना खुद का डीएनए होता है? हाँ, वही, इसका अपना खुद का डीएनए होता है, जो कि बैक्टीरिया से मैच करता है। ठीक है, अंदर यहाँ पर स्ट्रोमा पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रोमा के साथ में यहाँ पर जो छोटे छोटे ये जो स्ट्रक्चर है, जो एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम को कनेक्ट है, इनको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, कॉल देम स्ट्रोमा। दे आर कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, क्लियर? सर सर ग्रेनम पूरी एक कॉलम को कहते हैं, पूरे हाँ थैलाकॉइड्स की। हाँ, ओके सर। बिल्कुल। और बहुत सारे ग्रेना
बहुत सारे ग्रेनम मिलके ग्रेना बनाते हैं, ठीक है। यस सर, वो लैटिन जो में जोड़, हाँ सर, जोड़ता है उसको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। यस सर। लैटिन में अगर बायोलॉजिकल वर्ड में यूएम लग जाए तो समझना वो सिंगुलर है, ठीक है। यस सर, नोट कर लो, जल्दी से बना डालो इसको एकदम रफ्तार बना से। दिया सर। बना दे यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आगे चला जाए इसी बात पे, सर क्या? आगे चले। यस सर सर। एक सेकंड बस, एक सेकंड। तो मुझे ये बता दो कि एक ग्रेनम में कितने थैलाकॉइड पाए जाते हैं? सर 8, 8, सॉरी सर 12। 12, अच्छा। एक से ज्यादा। 2 to 100, ठीक है, 2 to ओके 100 सर। थैलाकॉइड, है ना। और कोई डाउट? तुमने पूछोगे तो मैं पूछूंगा। यस सर, आप पूछिए आज। एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेना पाए जाते हैं, कितने ग्रेनम पाए जाते एक से ज्यादा। हैं? हाँ, वेरी स्मार्ट आंसर है सर। 100 to 200। नहीं, 40 to 60, और नोट कर जितना लो। उसकी जरूरत होगी। 40 to 60, ठीक। एक आरएनए भी बना देना, जब डीएनए पाया जाता तो ऑब्वियसली आरएनए भी पाया जाएगा। एक आरएनए बना लिया भाई सबने, आगे चले, नोट किया जाए। यस सर। तो चलिए नोट कीजिए, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट are the photosynthetic in their function, सर क्लोरोप्लास्ट are the photosynthetic in their function, chloroplast of algae, other than green one, chloroplast of algae other than green one are called, क्या कहते हैं उनको? क्रोमेटोफोर्स। So other than other than green are called क्रोमेटोफोर्स। तो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट को छोड़ करके बाकी के क्लोरोप्लास्ट जितने टाइप के होते हैं, ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी में, सब के लिए हम सर क्रोमैटो के बाद क्या है? क्रोमेटोफोर, CHORE, क्रोमेटोफोर। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अंडरलाइन करेंगे, स्टार बनाएंगे, इसमें स्टार बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट per cell of algae, the number of chloroplast per cell of algae are fixed for particular species, are fixed for particular species. Next point, particular species. Next point, the size of chloroplast may be 4 to 10 micrometer in length, 4 to 10 micrometer in length and 2 to 4 micrometer in breadth, 2 to 4 micrometer in breadth. Next point,
In higher plant, the shape of chloroplast is generally disc shaped with oval or circular outline, Next point. Like mitochondria, their outer membrane is permeable. Like mitochondria, their outer membrane is permeable than inner membrane. Full stop. सर परमिएबल के बाद Like mitochondria, outer membrane is permeable than inner membrane. ठीक है? Yes, sir. The ground substance is called stroma. The ground substance is called stroma. DNA of chloroplast इसको लिखते हैं CPT DNA. The DNA of chloroplast, ब्रैकेट में लिखना CPT DNA, is naked, circular, and sometimes linear. सर एंड के बाद रिपीट कर दीजिए. Chloroplast of DNA is naked and circular or sometimes linear. Next point. DNA makes chloroplast genetically autonomous. सर प्लीज रिपीट. Chloroplast makes DNA. अभी आपने DNA makes chloroplast. DNA makes chloroplast. DNA makes chloroplast genetically autonomous. Next point. They also have 70S ribosome. They also have 70S ribosome. सर इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं. हाँ, राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स आप बना सकते हो. और ये वाला पॉइंट यहीं खत्म हो गया. They also have 70S ribosomes. Right. Next point. Thylakoids are placed one on another. Thylakoid placed on one on another
and makes granum, and makes granum, comma, सर रिपीट करने वाला पॉइंट। thylakoid placed one on another and makes granum, comma, each granum contain 2 to 100 thylakoid. Next point. Thylakoid each chloroplast contain 40 to 60 grana. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन 40 to 60 ग्रेना। अच्छा, अब एक चीज और बता दूं, ये थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, इसको और बड़ा करके अगर देखा जाए और कोई पूछे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया एग्जैक्टली कहां पे जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, उसके मॉलिक्यूल इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और यहीं पर एटीपी बनाने वाला, हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में ये सब चीजें, एटीपी बनाने वाला एक एंजाइम पाया जाता है, उसको बोलते हैं एटीपीएज। मैंने लिखवाया भी था लास्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया में, याद है ना, एटीपीएज। तो नोट करेंगे, थैलाकोइड मेम्ब्रेन कंटेन photosynthetic pigment and ATP synthesis. सर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कंटेन के बाद क्या बोला आपने? Thylakoid membrane contain photosynthetic pigment and ATP synthesis enzyme. ठीक है, फंक्शन आपको पता ही है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो इसी में। एटीपी सिंथेसिस लास्ट वर्ड है। हाँ, ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी कुछ माइक्रोबॉडीज पढ़ा देता हूँ। हाँ, माइक्रोबॉडीज में ही आएगा, राइबोसोम माइक्रोबॉडी में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे माइक्रोबॉडीज, है ना। सर क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट नहीं करना? अभी बता तो दिया, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट, बस उतना ही लिखा ना, उसमें कुछ खास नहीं है। मतलब क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का हम लोग स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, है ना। ठीक है, इनफैक्ट मतलब वो है ही नहीं सिलेबस में, किसी भी सिलेबस में नहीं है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट आते हैं माइक्रोबॉडीज में। माइक्रोबॉडीज, अब देखो माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं, पहले ये समझ लेते हैं। माइक्रोबॉडीज, तो नोट करेंगे, माइक्रोबॉडीज आर स्मॉल सेल ऑर्गेनेली bounded by single membrane। क्या आप रिपीट कर सकते हैं शुरू से? माइक्रोबॉडीज
are small cell organelle bounded by single membrane. They are of two type. They are of two type. Peroxisome. सर एक मिनट से रिपीट कर दीजिए. They are of two type. Peroxisomes and glyoxysome. ठीक है. First, peroxisomes. They were discovered by. They were the peroxisome. अब peroxisome को खोजा किसने था? सर पहला पॉइंट में सर बाउंडेड बाय क्या था? सिंगल मेम्ब्रेन. ओके सर. ठीक है. अब ये peroxisome भी वैसे दिखते हैं, लाइसोसोम जैसे दिखते हैं, वैसे ये भी दिखाई देते हैं. ठीक है ना. तो जो peroxisomes होते हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे ये दिखाई देते हैं, है ना. तो नोट करेंगे. They were discovered by Dewey. They were discovered. Christian Dewey इनका नाम था. They were discovered by Dewey. Found in both plant and animal cell. Found in both plant and animal cell. Comma, generally close association with endoplasmic reticulum. सर आपने Generally, क्या लिखा है पेरोक्सिसोम के बाद? they are found in both plant and animal cell, comma, generally in close association with endoplasmic reticulum, mitochondria and chloroplast. सर Generally, हाँ, सर पेरोक्सिसोम के बाद पूछ रही हूँ मैं, क्या लिखा है आपने? वही तो बता रहा हूँ मैं मैत्री. नहीं सर, बोर्ड पे क्या लिखा है? बोर्ड. अरे बोर्ड में Dewey, ये अच्छा वो जिसने Dewey डिस्कवर. हाँ सर ओके. नाम है. ठीक है, नोट करो. लिख लिया. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट पॉइंट. दे आर क्वाइट abundant. They are माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला आपने? They are quite abundant. They are quite abundant in liver and kidney cell. Next point. They contain oxidative enzyme. They contain oxidative enzyme. They contain oxidative enzyme. They require molecular oxygen. They require molecular oxygen. Next point. In animal cell, they metabolize. सर आपने दे रिक्वायर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के बाद क्या बोला? Full stop. Next point. In animal cell,
they metabolize number of toxic substances, like alcohol, phenol, formaldehyde, etc. अल्कोहल पीने के बाद आदमी को जो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है वो लिवर करता है, और लिवर इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें पेरोक्सिसोम्स पाए जाते हैं। इसीलिए लिवर की सेल्स सर स्पेलिंग लिख दीजिए। किसकी? फेनॉल और आपने एक और जो बोला। अच्छा, फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। पढ़ोगे तुम लोग, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ रहे होगे, ऑर्गेनिक में होगी है ना? पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड, हाँ, फेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, some substances like xenobiotic, which cannot be metabolized normally, are broken down by peroxisome. ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग, सर मेटाबोलाइज नॉर्मली के साथ क्या बोला था? मेटाबोलाइज are broken down by peroxisome. नेक्स्ट है ग्लाइऑक्सिसोम। नोट करेंगे, which contain glyoxysome contain enzyme for beta oxidation of fatty acid. सर फिर से बोल दीजिए पॉइंट। Glyoxysome contain enzyme for beta oxidation of fatty acid and glyoxylate pathway ठीक है। they are considered to be a special peroxisomes. ये वाला पॉइंट रिपीट कीजिए प्लीज। They are considered to be a special peroxisomes. ठीक है। सर क्यों? मतलब ऐसा माना जाता है कि ये एक पेरोक्सिसोम ही है, इनको जिनको अलग एक कोई फंक्शन दे दिया गया है, स्पेशल फंक्शन दे दिया गया, ऐसा माना जाता है। क्योंकि स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, सिर्फ एंजाइम का फर्क है, बाकी स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है। सर तो ये बोलते हैं कि ये भी एक टाइप के पेरोक्सिसोम है, बट जिनका डिफरेंट फंक्शन है तो स्पेशल फंक्शन है। हाँ, ठीक। और एक और पॉइंट लिख लो, दे reappear in senescent plant.
सिनीसेंस जानते हो ना? जानते हो नहीं जानते हो? नहीं सर। सिनीसेंस का मतलब होता है डेथ यार, डेथ बताया तो था, डेथ, जो मुरझा करके मरने लगते हैं उनको सिनीसेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, राइबोसोम्स। नेक्स्ट हेडिंग है राइबोसोम्स। ठीक है, अब रुको जरा एक मिनट, चेक करते हैं क्या राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम आपको दिखाता हूं कैसा होता है। देखिए राइबोसोम का स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा होता है ना। राइबोसोम को हम लोग कहते क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हो आप इसको, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। इसमें 2 यूनिट पाई जाती हैं। ये जो ऊपर वाली यूनिट आपको दिखाई दे रही है, ये वाली है ना, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट, और जो नीचे वाली यूनिट है इसको हम लोग स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। ये दोनों जो यूनिट होती हैं, इन दोनों यूनिट के बीच में खाली जगह आती है, इसको हम टनल बोलते हैं। इस टनल के अंदर आरएनए चला जाता है। आरएनए जैसे पुराने जमाने में कैसेट में रील चला करती थी, वैसे ही आरएनए यहां से यहां आगे की तरफ मूव करता है। आरएनए डीएनए से लाई गई इंफॉर्मेशन को देता है राइबोसोम को, और उसी हिसाब से राइबोसोम प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनने के बाद ये यहाँ पे एक टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस टनल लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटीन की जो चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये निकल जाती है और प्रोटीन बन जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर टीआरएनए मौजूद होता है, टीआरएनए यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो एमआरएनए क्या करता है? इसको इन्फॉर्मेशन देता है। टीआरएनए एमआरएनए की दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस करने का काम करता है। ठीक है ना। इस तरह से दोनों यूनिट जो होती हैं वो सिंथेसिस करती हैं। एक्चुअली दोनों यूनिट अलग अलग पाई जाती हैं, लेकिन जब प्रोटीन की सिंथेसिस होने वाली होती है तो लार्जेस्ट सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोनों आकर के जुड़ जाती हैं और जुड़ करके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना शुरू करती हैं। ये दोनों यूनिट जिस ब्रिज से जुड़ी होती हैं इसको हम लोग मैग्नीशियम ब्रिज कहते हैं, मैग्नीशियम ब्रिज। ठीक है, अब जो इसकी यूनिट होती हैं, यूनिट जिस चीज से मिलकर के बनी होती हैं, तो चाहे लार्जर हो चाहे स्मॉलर, यूनिट मिलकर के बनी होती हैं। एक तो ये आर आरएनए, आर आरएनए बोले तो स्मॉल आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए और प्लस प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, ये दो चीज की मिलकर बनी होती है, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है सर, एक बार वो एमजी वाला रिपीट कर दीजिए ना। क्या चीज? सर आपने क्या लिखा था ऊपर, आरएनए के ऊपर जो लिखा है? आरएनए के ऊपर कहाँ पे? सर आपने जो उस तरफ लिखा है सर राइट तरफ। हाँ, ये मैग्नीशियम ब्रिज। हाँ सर, वो समझा दीजिए कहाँ पर कैसे बनता है। अरे ये दोनों यूनिट अलग अलग प्रोटोप्लाज्म में घूमती रहती हैं। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होने वाली होती है तो पहले आरएनए आके स्मॉल सब यूनिट में जुड़ता है, फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ जाती है। अब दोनों यूनिट अलग अलग आकर जुड़ती हैं, तो आखिर ये जो दोनों यूनिट जुड़ी हुई हैं ये किसके सहारे जुड़ी हुई हैं? कौन सी चीज इससे बॉन्ड बना इनके दोनों के बीच में? इनके दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको मैग्नीशियम ब्रिज कहते हैं, समझे? तो एमआरएनए का ब्रिज मैग्नीशियम ब्रिज होता है ना? ना 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 ना, देखो क्या होता है भाई, समझो बात को। ये हो गया आरएनए, ये देखो ये हो गया आपका राइबोसोम, इसके बीच में टनल पाई जाती है। एक राइबोसोम की बड़ी यूनिट हो गई और एक राइबोसोम की छोटी यूनिट हो गई। ये बड़ी और छोटी यूनिट, मेरा कहना है कि दोनों जुड़ी एक दूसरे से किस चीज से? ये दो अलग अलग यूनिट है, दोनों यूनिट जुड़ी होगी ना, तो किसकी हेल्प से जुड़ी है? ये जिसकी हेल्प से जुड़ी है उसको मैग्नीशियम ब्रिज कहते हैं, समझे? अच्छा, मतलब एमआरएनए के पीछे भी कोई चीज है जो जोड़ी रखी? नहीं भैया, एमआरएनए पीछे जुड़ी नहीं है। एमआरएनए वैसे ही काम करता है जैसे, कैसे बताऊं, तो वहां पर वो है तो ना, एमआरएनए है तो वहां पर जहां पर दोनों एमआरएनए, हाँ तो एमआरएनए से आता है और निकल जाता है टनल से। अच्छा, आपने जो बोला बीच- कैसेट, मुझे लगा गोल गोल घूमता रहता होगा। हाँ भाई, गोल गोल घूमता नहीं। एक जैसे कैसेट में रील चलती है ना हेड में, जैसे हेड होता है ना कैसेट जो रीड करता है,
मैग्नेटिक टेप को जो रीड करता है ना, समझ गए, तो उससे रील पास होती रहती है ना, वैसे इससे रील पास हो जाती है। सर मतलब वो रील सर्कुलर तो होती है ना? नहीं भाई, ये आप आया, देखो समझो बात को, ये यहाँ पे आया, ये हमारे ने इतना बड़ा है तो स्ट्रेट होता है, ये आया यहाँ से निकल गया है हमारे ने, जब ये निकला तो इसने रीड कर लिया, खत्म काम। सर मतलब एक ही बार पास होता है बस? अब और क्या, एक बार पास होता है, एक पास हो गया, फिर दूसरा पास हो गया, फिर तीसरा पास हो गया, ऐसे पास होता रहता है। ये वैसे ही है जैसे टनल के अंदर से ट्रेन निकल जाती है ना बार बार। सर ये वाला एग्जांपल दिया होता ना सर, मैं कैसेट में कंफ्यूज हो गई। जैसे टनल के अंदर रेल निकल जाती है ना, ट्रेन, जब ट्रेन निकल जाती है टनल के अंदर से, तो वह जो टनल हो गया, टनल का ऊपर वाला हिस्सा लार्जर सब यूनिट, नीचे वाला हिस्सा स्मॉलर सब यूनिट, आप दोनों सब यूनिट जुड़ी है मैग्नीशियम ब्रिज से, वो टनल जो है उसको ग्रूव कहते हैं, उसके अंदर से आरएनए, अब ट्रेन को मान लो एमआरएनए, ठीक है। हाँ सर समझ गए सर। और सर वो ट्रैक हो गया हमारा ये ब्रिज ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको आप जल्दी से बना लो, बना लिया? बना लिया चलो सर एक मिनट। तो नोट कर लो एकदम बिल्कुल जल्दी से, रफ्तार से नोट करो भाई, तेज से। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन, discovered by Robinson and Brown. Next point, Robinson and Brown, इसमें एक चीज और लिख लो इसी में, in plant cell and by Palladae, क्योंकि इनको पैलेडे पार्टिकल भी बोलते हैं, एंड बाय पैलेडे इन एनिमल सेल। सर आपने वो क्या लिखा है सर प्लांट के बाद? अच्छा नहीं सर, कुछ नहीं। एंड बाय पैलेडे इन एनिमल सेल, फुल स्टॉप। पैलेडे also coined term ribosome. सर क्या Palladae also coined term ribosome. सर हाँ, सर वो सर मैग्नीशियम में डबल पॉजिटिव की लगा रखा आपने? मैग्नीशियम आयन है ना सर, तो 2 पॉजिटिव। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, मैग्नीशियम में डबल पॉजिटिव नहीं होगा, वैलेंसी। सर 2+ सुना है मैंने सर, पॉजिटिव और पॉजिटिव। हाँ तो 2+ यही तो हुआ। हाँ सर, इसलिए तो मैंने कहा सर, समझ गई मैं। हाँ तो अब Fe ट्रिपल पॉजिटिव ही लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the smaller subunit fits on larger one. The smaller subunit fits on fits on larger one with the help of magnesium bridge. With the help of magnesium bridge. Next point, ribosome occur in all living cell except mature RBC. ठीक है, सर एक्सेप्ट आरबीसी। except mature RBC. ठीक है। Next point, they may be free or attached on ER. They may be free or attached on ER with the help of
special protein with the help of special protein राइबोफोरिन, अंडरलाइन करोगे, राइबोफोरिन। सर ये एन है कहाँ? लास्ट में राइबोफोरिन, राइबोफोरिन। राइबोफोरिन में एन है लास्ट में, राइबोफोरिन। और एसआरपी प्रोटीन, एसआरपी प्रोटीन, ठीक है। Yes, their function is synthesis of protein, so their function is synthesis of protein, ठीक है। their size in eukaryotic cell, their size in eukaryotic cell is, अब देखो राइबोसोम जो होते हैं ये पाए जाते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में। राइबोसोम एक अकेली ऐसी चीज है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाई जाती है। सर आपने आखिरी पॉइंट क्या बोला? आखिरी पॉइंट आधा ही बोला था ना? आधा कैसे बोला भाई? सर राइबोसोम इन यूकैरियोट वाला। राइबोसोम्स इन यूकैरियोट आर 80S, ये बोला। अब देखो राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में राइबोसोम का जो साइज होता है वो होता है 70S टाइप, और प्रोकैरियोट में जो साइज होता है 80S टाइप, और जो प्रोकैरियोट में साइज होता है वो 70S टाइप होता है। एस क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्वेडबर्ग। तो स्वेडबर्ग ने एक सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट खोजी थी, तो इसका एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग खुद में क्या है? इट्स ए टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट, सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट, ठीक है। ये स्पेशल टाइप यूनिट है, एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग। अब यहां पर यूकैरियोट में भी राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर बने हैं, स्मॉल और लार्ज, ठीक है। प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर बने हैं, स्मॉल और लार्ज। यहां पर जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसका साइज है 40S, और लार्जर सब यूनिट है उसका साइज है 60S। यहां पर जो स्मॉल सब यूनिट होगी उसका साइज होगा 30S और लार्जर वाले का 50S। सर 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 तो 100 हो रहा है। भैया देखो ये कोई वेट नहीं है और ना ही ये वो है, समझे क्या? लेंथ है। मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट है। तो प्रोटोप्लाज्म को एक मशीन में जो मिक्सी की तरह होती है, सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पे काम करती है, उसमें डाल दिया जाता है। जब वो मशीन 80 साइकिल पर सेकंड चलने लगती है तो उसको बोलते हैं 80S बोलते हैं। उस टाइम पे राइबोसोम प्रोटोप्लाज्म से अलग निकल आता है। उसके बाद उस मशीन को फिर से चलाते हैं दोबारा से, इनको सेपरेट करके राइबोसोम को। जब मशीन का साइकिल 60 स्वेडबर्ग होता है तो लार्ज सब यूनिट निकल आती है बाहर, 40 स्वेडबर्ग होता है तो स्मॉल सब यूनिट बाहर निकल आती है। सो दैट्स हाउ दे हैव बीन कैलकुलेटेड। तो इसलिए इनका एडिशन जो होगा वो कभी भी 80 नहीं आएगा, 80 या 70 नहीं आएगा। आप समझे? सर ये आता है साइज को ऐसा बोलने के लिए? बिल्कुल आता है, ये आपको लिखना पड़ेगा जब आप लिखोगे। हाँ सर लिख लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, 80S ribosome are synthesized inside nucleolus. सर आर के पास Synthesized inside nucleolus. और साफ लिख देता हूं, nucleolus.
ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, और क्या रहेगा, और कोई पॉइंट रहेगा? दैट्स इट, है ना। फंक्शन इनका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, नोट कर लिया भाई? हाँ सर कर लिया। क्या क्या बताना बच्चे, बाकी चलो सबसे बाद में बताएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका सीलिया फ्लैजिला का। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। नहीं, साइटोस्केलेटन छोड़ दो, डालो माइक्रोफिलामेंट। नोट कर लो। अच्छा चलो, साइटोस्केलेटन लिखवा ही देता हूँ। साइटो सर हेडिंग साइटोस्केलेटन है। हाँ, साइटोस्केलेटन हेडिंग है। ठीक है, देखो साइटोस्केलेटन क्या होता है ना, कि ये वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल को शेप देते हैं और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का फंक्शन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो जैसे हमारे घर में रूम बना होता है, तो रूम में आप देखते हो कि हम लोग क्या करते हैं, जब घर बनवाते हैं तो लेंटर ऊपर पड़ता है, तो उसमें छोटे छोटे रॉड पड़े होते हैं, उसके लोहे के रॉड पड़े होते हैं, पतले पतले, है ना। और गेट्स बनवाते हैं, वहां पे एक फ्रेम लगवा देते हैं। तो ये सब इस तरह के जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हम अंदर डलवा देते हैं, उसको मजबूती देते हैं और उसके शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, है ना। उसी तरह से हमारे सेल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये सेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो नोट करेंगे। दीज स्ट्रक्चर अकर इन यूकैरियोटिक सेल। These structure occur in eukaryotic cell. First, microfilament. सर मेरा सिस्टम खराब हो गया था सर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? These structure occur in eukaryotic cell. These structure occur in eukaryotic cell. First है माइक्रोफिलामेंट। हाँ, साइटोस्केलेटन के अंडर में लिखेंगे माइक्रोफिलामेंट, है ना। नोट करेंगे। दे आर cylindrical rod like protein filament which occur in plant and animal. They are made up of actin. They are made up of actin protein. They are made up of actin protein, and they constitute 10 to 15%. They constitute 10 to 15% of cell protein. सर 10 to 15% के बाद of cell protein. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट सब हेडिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन इस तरह की होती है। एक्टिन प्रोटीन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन पढ़ाऊंगा अभी फिजियोलॉजी, उसमें एनिमल फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और
माइक्रोट्यूब्यूल इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, शायद हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं जब मैं आपको वो सब पढ़ा रहा था, फ्लैजिला वगैरह। इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और सही फ्लैजिला है। ना फ्लैजिला नहीं, ये है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलकर बने होते हैं, इस तरह के, ये इस तरह का पाइप होता है जो इस तरह की गोल गोल प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है ना। इस गोल गोल प्रोटीन से बना हुआ इस तरह का पाइप होता है, इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। दे आर unbranched, hollow, unbranched, hollow, submicroscopic, protein, फॉलो के बाद क्या है? submicroscopic, hollow, submicroscopic, protein, tubes, which undergo dissociation and association, ये बनती बिगड़ती रहती हैं, which undergo dissociation and association, ठीक है। They occur in all eukaryotic एसोसिएशन की बात क्या था? dissociation and association. They occur in all eukaryotic cell except सर slime क्या mold, करें? all eukaryotic cell except slime mold, amoeba, except slime mold, amoeba, ठीक है। और हाँ, बस इन दो में नहीं पाया जाता amoeba. They occur in all eukaryotic cell except slime mold and amoeba. ठीक है, next point. Cilia, flagella, sensory hair, are made up of ये वाला पॉइंट फिर से बोल दीजिए। cilia, flagella, sensory hairs are made up of them. सर मेड अप ऑफ Them. They may सर be. हाँ, सर आप बोर्ड पे कब पढ़ाएंगे सर? देखो बिना बोर्ड के तो ये हाल सुनाई नहीं दे रहा। बोर्ड पे पढ़ाओगे तो फिर क्या होगा? सुनाई देने से कर... हैं? तुम देख रहे ना, मैं पढ़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने मैसेज किया आज मुझे? नहीं किया ना? बताओ, नहीं किया ना? नोट करो। सर उससे पहले फिजिक्स की क्लास थी। हाँ, क्या क्या? किसी ने मैसेज नहीं उससे किया? पहले फिजिक्स की क्लास थी इसलिए अच्छा, बोल अरे 1.5 घंटे पहले कर देते भाई।
सर मैंने आपको विश किया सर, हैप्पी हिंदी दिवस सर। कब, कहाँ किया? सर मैंने अभी किया सर, अभी। अच्छा, अभी किया। सेम टू यू। वैसे हिंदी दिवस तुम सब लोग तो नहीं मनाते हो, है ना? हिंदी सर आज दिवस। मनाया था सर, इसीलिए तो इतनी सुबह उठी हूँ सर। अच्छा, हिंदी को तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हरियाणा वाले बच्चे देते हैं। सर क्यों? वो हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, वो इंग्लिश को मतलब बहुत वैसे देखते हैं, घृणा की निगाहों से देखते हैं। बॉयकॉट करते होंगे। सीरियसली, मैं यूपीएससी वाले बैच में बहुत सारे हिंदी वाले बच्चे हैं, है ना? वो इंग्लिश आते ही, और हम लोगों की तो थोड़ी आदत पड़ी हुई ना, हम तो मतलब वो है जो इंग्लिश से हिंदी में मॉडिफाई होने वाले लोगों में से। यूपीएससी में दोनों बच्चे देते हैं एक्चुअली, हिंदी और इंग्लिश के बैच अलग अलग होते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बैच दोनों अलग अलग होते हैं। और आपको कमाल की बात बताऊं, मैं पूरी की पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हिंदी में कंप्लीटली पढ़ा लेता हूँ, बिलीव ऑन मी। सर सारे आपको वो आते हैं एग्जैक्टली, जितने बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, जैसे टर्म्स एंड ऑल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप प्रोनाउंशिएट करना ही बड़ा मुश्किल है बहुत सारे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं उनको, और यही बोलना पड़ता है वहां पे। वो सर कमाल है सर। ठीक है, तुम जितने भी टर्म पूछोगे मैं सभी तुम्हें बता दूंगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश और मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों उनको पढ़ाना पड़ता है जनरल साइंस में। और साइंस टेक, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये सब मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, एक बिल्कुल वैसे ही। सर आपको कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी बहुत टफ है, हिंदी बहुत टफ है, बिलीव ऑन मी, बहुत टफ है। मतलब साइंस पढ़ाना हिंदी में इट्स ऑल हरकुलियन टास्क। आई लर्न इट, मुझे सीखने में करीब 8 से 9 महीने लगे, ट्रांसलेट सर करने में। सर अब स्कूल में सर ऐसे फालतू के रूल्स बनाएंगे कि इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश में ही बोलो, तो सर तो लैंग्वेज से ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा ना फिर उसको, फिर इंग्लिश को ही लोग समझने लगेंगे। अच्छा तो यही तो देखो ना, यूपीएससी में सिलेक्शन का रेट क्या है, 300 आउट ऑफ ओनली 9 पीपल आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड। सर माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ये बोलते हैं कणिका, बोलते हैं कणिकाएं, कणिकाएं। ओके सर। सर माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं? किसको किसको? सर माइक्रोट्यूब्यूल्स को, माइक्रोट्यूब्यूल्स को। माइक्रो, देखो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे लैटिन की हिंदी नहीं है ना? कुछ मैसेज जैसे नाम होते हैं ना, उनकी बिल्कुल हिंदी नहीं है, आपको कहीं पे हिंदी सर नहीं फ्लैजिला की नहीं है? नहीं नहीं, फ्लैजिला की नहीं, फ्लैजिला की नहीं, हाँ फ्लैजिला की नहीं है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो एक्चुअली लैटिन टर्म है, लैटिन ओरिजिनेटेड है और उनको लैटिन में रखा गया है, उनकी कोई हिंदी नहीं है, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन बहुत सारे टर्म्स है जिनकी हिंदी है। और जैसे ये होती है ना, सेल सेल वॉल को अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है? चलो आगे बताऊंगा। और मेरा आई चैलेंज यू, देयर इज वन टर्म जिसको हम लोग इकोलॉजी में कम्युनिटी, सुना है ना, कम्युनिटी? यस सर सुन रखा है। यस सर। ठीक है, कम्युनिटी, तो में से कम्युनिटी का जो हिंदी बता देगा? समाज समाज समाज। नहीं बता पाओगे, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं सर बता पाओगे। समाज बोला तो सर समाज। अरे सोसाइटी होता है वो तो, ठीक है, बताना, मुझे ढूंढ के बताना। कम्युनिटी का बायोलॉजी में कम्युनिटी टर्म्स होता है, मैं आपको बताता हूँ। देयर आर नंबर ऑफ द स्पीसीज व्हेन कम्स अंडर सिंगल अम्ब्रेला, वी कॉल दिस ग्रुप ऑफ स्पीसीज कम्युनिटी। अब आप इसकी हिंदी मुझे बताना, ठीक है? चलो आगे नोट करो, जल्दी से नोट करो, मुझे 5 मिनट पहले क्लास छोड़नी है, ठीक है? क्योंकि आपकी शायद नेक्स्ट क्लास है कोई, तो नोट नहीं करेंगे। है सर। अरे सर नहीं, मतलब समुदाय, सर समुदाय। अजी नहीं, समुदाय नहीं होगा ना, वरना मैं ऐसे प्राइज नहीं देता, ठीक है? सर कम्युनिटी कौन सा वाला बोल रहे हैं आप, सोशल ये? कम्युनिटी बोले, कम्युनिटी मींस कम्युनिटी, बायोलॉजी में कम्युनिटी मैंने बताया इट्स ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ठीक है? अच्छा वो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं सर, मैं वो सोसाइटी कम्युनिटी की बात करी थी। ठीक है, तो आप मुझे बताना, आप ढूंढ करके, ठीक है? हाँ फ्लैजिला, सर। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज इनफाइनाइट, लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज सर इनफाइनाइट। सर आपने लास्ट पंजे में भी कहा सर था। आप लिख रहे थे दे मे बी। दे मे बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ऐसे लिख दो, दे मे बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, बट their diameter is their diameter is 25 nanometer, 25 nanometer to सर 15, इनफाइनाइट की बात क्या था?
they're infinite, and their diameter may be 25 nanometer to 15 nanometer. 50 या 15 भैया, ये वाला 15 nanometer. So 25 से 15. 25 to 15 nanometer. So 15 to 25 Yes sir, मैं भी वही सोची थी, smallest to biggest लिखते हैं शायद. अरे जो भी लिख लो, है ना. और Yes sir. 25 बाहर वाला होता है, एक्चुअली कोर होता है, अंदर वाला नैनो. मतलब देखो यार, बताइए, अगर ऐसे नापोगे तो ये होगा 25. इसके अंदर अब ये 2 लेयर का बना हुआ है ना प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन का, है ना. Yes तो sir. ये कोर हो गया, इसे नापोगे, यहां से नापोगे तो 15. आप समझे? Yes sir, अब समझे. Okay sir, okay sir. ठीक है, 25 15. नेक्स्ट, their function is formation of spindle fiber, flagella. Sir, function is Formation of spindle fiber. Their function is formation of spindle fiber, flagella, and cilia. ठीक है. Yes. They help in nuclear division. अब 3 चीजें रह रही हैं हमारी. न्यूक्लियस. सर वो लास्ट पॉइंट क्या था? And they help in nuclear division. They help in nuclear division. ठीक है. Yes sir. Hello. Hello. Hello sir.